आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 338 और बात कन्या लग्न में गुरु की होगी। अब तो कन्या लग्न में गुरु की बात होगी, इसके पहले बुध की बात हुई और अन्य ग्रहों की बात हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पाठ को क्रम से पढ़ेंगे तो कोई भी पाठ ऐसा नहीं जो आपके समझ में ना आए। अब कन्या लग्न में गुरु की बात होगी तो ये द्विस्वभाव लग्न है, तो द्विस्वभाव की चारों राशियां केंद्र में ही है। यहां बुध भी केंद्र में दोनों राशियां और गुरु की भी दोनों राशियां केंद्र में। तो गुरु को केंद्र का तो रिजल्ट करना ही करना है। केंद्राधिपत्य दोष की चर्चा यहां नहीं करेंगे, आप लोग इस बात को समझिएगा। केंद्राधिपत्य दोष की चर्चा अलग से कर चुके हैं और आगे प्रैक्टिस में करते रहेंगे। यहां सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से क्या फल होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको यदि बेसिक मालूम है ना तो ज्योतिष समझ में आ जाएगा। कहीं भी बुक निकाल के पढ़ेंगे, बहुत लोगों का हमारे पास फोन आते रहता है कि 5 साल 10 साल से अभ्यास कर रहे थे, समझ में नहीं आता, लेकिन आपके पाठ से अब सभी किताबों को पढ़ते हैं और सारे किताब भी समझ में आते हैं। तो जो साथ में स्वाध्याय करेंगे उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब यहां देखिए कि गुरु चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है और बुध लग्न और दशम का स्वामी है। तो लग्न के साथ यदि संबंध कहें तो गुरु को सम मानता है, यह जानना जरूरी है। और गुरु का यदि संबंध कहें तो शत्रु मानता है। तो अब हम लोगों को क्या समझना है कि काल पुरुष में गुरु, सबसे पहले गुरु की ही बात होगी। काल पुरुष में गुरु कहां कहां का स्वामी होता है? तो 9th हाउस का और 12th हाउस का। बहुत बातें ऐसी हैं जो ज्योतिष से धीरे धीरे निकलते जा रहा है। लोग अब क्या करते हैं, अलग से कुछ जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि 2-4 कॉम्बिनेशन बताया, करियर समाप्त, करियर का पाठ हो गया। मैरिज के लिए मंगल शुक्र बताया, मांगलिक बताया, विवाह का चैप्टर समाप्त। इसको गहराई से समझने की जरूरत है, नहीं तो आगे क्या होगा आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में क्या हो रहा है। हम लोग 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, 12 राशियों की बात करते हैं और 9 ग्रहों की बात करते हैं, और गुलिकादि उपग्रह भी हैं, उसकी भी चर्चा होती है। बड़ा अफसोस होता है, बहुत लोग परिश्रम कहते हैं कि हमने रिसर्च किया कि ये नक्षत्र और उपनक्षत्र, आप लोग जानते हैं केपी में ऐसा बताया जाता है, लॉर्ड अर्थात स्वामी और उपस्वामी। हमारे पास जितना संसाधन है उसको समुचित रूप से ग्रहण करें। उपनक्षत्र कहां से आएगा और कैसे हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? तो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और कल्पना करके 4 कदम नहीं चल सकते, उसका विस्तार बहुत हो रहा है। तो ऐसे ज्योतिष को व्यवसाय के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पे विशेष चर्चा हो रही है। चलिए, हम आप लोगों को वैदिक ज्योतिष हमें आता और कुछ आता नहीं है, हम इसी को पढ़ाएंगे। आप के पास समय हो, सामर्थ्य हो, तो आप कहीं भी और कुछ भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आप लोगों को समझ में आएगा, जब हमारे 100 पाठ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, वैदिक ज्योतिष ही सब कुछ है और यही जड़ है। आगे हम लोग अब यहां बात करेंगे गुरु की। तब कन्या लगन के लिए गुरु को देखते हैं काल पुरुष के अनुसार, तो 9th का लॉर्ड बनता और 12th का लॉर्ड बनता। ये हमको ध्यान में हमेशा रखना है। किसी भी लग्नों की बात करेंगे और जिस भी ग्रह की बात कर रहे हों, उस ग्रह के स्वतंत्र कारकत्वों को
काल पुरुष में वो कहाँ का स्वामित्व रखता है उसको, और तात्कालिक लग्न में कहाँ का स्वामित्व रखता है इसको। तो यहाँ ये 4th और 7th हाउस का स्वामित्व रखता है, इसको समझेंगे पहले, और इस सभी को समझते हुए तारतम्य से और इसके सामंजस्य से रिजल्ट बताएंगे। एक ही गुरु का काम है धन का होना और फिर धन का नुकसान हो जाना। एक ही गुरु का काम है पति का प्राप्त होना और पति से वियोग हो जाना, चाहे वो तलाक के रूप में हो या मृत्यु के रूप में हो। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सामर्थ्य की जरूरत है, और लॉजिकली यदि आप समझ लेंगे तो आप दोनों बातों को बोल सकते हैं। हमारे टीकाकारों ने भी बहुत जगह लिखा मिश्र फल होता, फल कभी मिश्र नहीं होता, हमेशा या तो कुछ अच्छा कुछ बुरा। औसत फल एक होता है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा नहीं हुआ। आप लोगों को दशा निर्णय में, जब अभी तो साधारण दशा के विषय में बता रहे हैं, जब विशेष दशा के विषय में बताएंगे और जब उदाहरण वाली कुंडली समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तब वहाँ विशेष फल की बात आ जाएगी। चलिए अभी हम लोग यहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ 4th और 7th का भी लॉर्ड है। अब लग्न में यदि गुरु को हम रखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि चतुर्थेश लगन में है, सप्तमेश लगन में है। काल पुरुष के अनुसार गुरु नवम का स्वामी है वो लगन में है, और द्वादशेश गुरु है वो लगन में है। कितना सरल हो गया, हमने सब चीज समझ लिया। तो न चौथा बुरा है, न 7वां बुरा है, न 9वां बुरा है, 12वां थोड़ा बहुत यहाँ हमको दिक्कत दे सकता है। और तीसरे नंबर पे गुरु है, अर्थात ऑस्पिशियस प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, और वो लगन में बैठा। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हम अभी केंद्राधिपति के दोष के विषय में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो एक तो कन्या लगन है, स्वामी बुध और ज्ञान के कारक स्वामी गुरु लगन में बैठा, तो जातक कितने ज्ञानवान और बुद्धिमान हो सकते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। गुरु लग्न में बैठा, गुरु फैट देता, हो सकता है कि शरीर थोड़ा भारी हो जाए, वेट अधिक हो जाए, क्योंकि यहाँ सौम्य राशि अर्थात कन्या राशि स्त्री राशि भी है, और गुरु ग्रह जो है वो हमको मोटापा देता है, तो यहाँ पे शरीर में भारीपन संभव है। तो ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, शरीर भारी हो सकता है। अब नवमेश होने की वजह से धार्मिक आचरण होगा और अनुशासित होगा। अब ये तभी संभव है जब इसके ऊपर पाप प्रभाव शनि राहु जैसे ग्रहों का ना हो। होने के बाद हम अपने तारतम्य से उस रिजल्ट को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। अब गुरु की दृष्टियां 3, अपने स्थिति से और अपने दृष्टि से जिस भाव को प्रभावित करता हो, अपनी दशा अंतरदशा में उसका रिजल्ट करेगा। वहां तो करेगा ही, लेकिन आभा तो बना रहेगा ना। गुरु पत्रिका में कहाँ है, उसका आभा मंडल तो बना रहेगा। तो यहाँ गुरु पंचम को देखता, अर्थात आप समझ ही सकते हैं हायर एजुकेशन आदि के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, पीड़ा नहीं हो तो संतान में भी परेशानी नहीं होगी। हम कहते हैं ऐसे जातक के पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे हो सकते हैं। गुरु की सप्तम के ऊपर दृष्टि है, सप्तम स्थान में मीन राशि स्थित है। पत्नी के साथ प्रेम करने वाला या पति के साथ प्रेम करने वाला जातक होगा। पार्टनर के साथ विवाद न करने वाला, लंबी यात्राओं से सुख प्राप्त करने वाला जातक होगा। नवम स्थान के ऊपर दृष्टि है, पितृभक्त, भाग्यवान, धर्मानुरागी, सतोगुणों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का सेवा करने वाला। सरल है। अब द्वादशेश लगन में है, यही एक प्रॉब्लम है
तो इसकी वजह से चूंकि मीन राशि द्वादश में होता है, उसका प्रभाव लेकर के लग्न में आता है, तो हम कहते हैं कि शारीरिक रूप से स्थूल शरीर होगा और उससे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसको आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सावधानी की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। गुरु यदि दूसरे स्थान में हो, कारक भाव नासा, ये भी चर्चा नहीं करते हम अधिक, आप लोग जानते हैं। दूसरे का कारक है तो क्या ऐसा बता देना चाहिए? नहीं, गुरु है, शुभ ग्रह है, कुटुंबों का पोषक होगा, वाणी अच्छी होगी। और ऐसे में वाणी क्या होती है, हम ज्योतिष नहीं है फिर भी कहते हैं आज मत जाओ, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बात ऐसा सच हो जाता है। तो इस तरह से बातों को समझना है। धन आदि की समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक तो धन के लिए कारक कहे गए, और धन का संबंध जब तक भाग्य से न हो तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में कालपुरुष में नवम का स्वामी है, वो यहाँ आया हुआ है। क्या विदेश से संबंध हो सकता है? कालपुरुष में द्वादश का स्वामी है, वो यहाँ आया हुआ है। तो बहुत लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं, सर बहुत कोशिश करते हैं, भाव तो एक्टिव दिखता नहीं, फिर रिजल्ट कैसे होता है? ऐसे रिजल्ट होता है। क्यों नहीं ये द्वादश का रिजल्ट करे? कालपुरुष में तो इसको द्वादश का भी स्वामित्व प्राप्त है ना। अब यहां से दृष्टि देखिए इस स्थान के ऊपर, जितने लोगों के पत्रिकाओं में देखोगे वो कर्ज जरूर लेगा और मन में परेशानी भी रखेगा कि मेरे पास कर्ज है, और हमारा जवाब होता है कि अभी भी फिर मांगने जाओगे तो कर्ज मिल जाएगा। शत्रु है, कोई परेशानी नहीं है, देख लेंगे, उसका शमन हो जाएगा। स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, फिर भी गुरु की दृष्टि है, स्वास्थ्य लाभ भी कराएगा। अब यहां से पांचवी, उसके बाद सातवीं। हमने कहा ना कि सातवीं दृष्टि किस स्थान के ऊपर? अष्टम स्थान के ऊपर। हम तो एक ही शब्द में समाप्त करते हैं कि जिस शब्द के पहले गुप्त लग जाए वो सारा आठवें से देखो, और उस सारे शब्दों की वृद्धि करा सकता है यहां गुरु अपने दृष्टि से। तो शोध के मामले में, ज्योतिष विज्ञान के मामले में, किसी साधना अध्यात्म के मामले में, नृत्य कला आदि के मामले में निपुणता प्राप्त होगा। आयु लंबी हो जाएगी, गुरु की दृष्टि है। इस तरह से समझना होगा। और यहां बैठा 7, 8, 9 दशम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो हमारे कर्म क्षेत्र को यदि गुरु का दृष्टि प्राप्त हो तो कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करता और फैलाता है। यदि व्यवसायी हो तो उसके कार्य में रोज विकास हो रहा है, और कर्मचारी हो तो आपके रोज कार्य को सराहा जाएगा। आपको नित्य नए कार्य दे दिए जाएंगे कि नहीं, ये वाला काम भी आप ही देख लीजिए, आप अच्छा देख पाते हैं। क्योंकि बुध का राशि और गुरु की दृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे स्थान में गुरु को रख करके और तीसरे का फल समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे स्थान में गुरु स्थित हो, शुभ ग्रह शुभ स्थानों से शुभ फल करते और अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल करते, ये भी एक मोटी मोटी ज्योतिष समझ में आती। अब गुरु तीसरे में आ गया, निश्चित रूप से गुरु के परिणामों की कुछ न कुछ हानि कहेंगे। ये चतुर्थ स्थान से, इसीलिए कहा तात्कालिक भी ध्यान रखें, किसी में मैं बताता हूं किसी में नहीं बता पाता, आप लोग समझते रहिएगा। चतुर्थ से ये 12वां आ जाता है। तो थोड़ा बहुत चतुर्थ का भी नुकसान हो सकता है,
लेकिन जब यहाँ बैठेगा तो ये काल पुरुष के अनुसार अपने ही नवी राशि अर्थात धनु राशि नवम में होती है, उसके ऊपर दृष्टि जा रही है और यहाँ भी गुरु की दृष्टि नवम पे है और सदैव शुभ दृष्टि होती है। लोग पूछते हैं वक्री होगा फिर भी शुभ दृष्टि होगा, हम कहते हैं हाँ। अस्त होगा फिर भी हाँ। अष्टम में बैठ के गुरु देखेगा फिर भी अच्छा है, हाँ। इसको समझने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है और परिश्रम की भी जरूरत है। तो ये भाग्य स्थान को देखेगा, अब यहां से बैठ के सप्तम को देखेगा और यहां से बैठ के 11th को देखेगा। तो दैनिक कर्म, स्पाउस के साथ रिलेशंस, यात्राओं का लाभ, ये सब सप्तम से प्राप्त होगा। चतुर्थ का चतुर्थ होने से जीवन में सुख की भी प्राप्ति कराएगा। अब यहां देखेगा तो भाग्य में वृद्धि, धर्म के प्रति आस्था, पिता का सम्मान, धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य, ऐसा होगा जब गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी। और उसी तरह से जब लाभ स्थान को देख रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि उच्च की दृष्टि रखता, आप लोग जानते हैं, लेकिन जब लाभ स्थान को देख रहा है तो यहाँ पे प्रगति, पदोन्नति, पुरस्कार, पैसे में बढ़ोतरी, अर्थात हर रूप से वहां वृद्धि की बात होगी। तो इस तरह से आप लोगों को रिजल्ट को समझना है और बहुत सरल हो जाएगा। हम यही कहते हैं कि सभी पाठों को सिर्फ सुनेंगे ना, तो सुनते सुनते आपके पास इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि आप किसी की पत्रिका देखेंगे तो स्वयं पत्रिका से संवाद होने लगेगा आपका और आप दूसरों को बताने लगेंगे कि हमको यहाँ क्या बताना चाहिए। स्वयं की राशि का केंद्र में यदि स्वराशि या उच्च राशि का हो गुरु, तो हंस महापुरुष योग बनाता है। लोग चर्चा में पूछते हैं सर केंद्राधिपत्य दोष बताते हैं, अब हंस महापुरुष योग बनाया तो इसको भी लगेगा क्या? हाँ लगेगा। अब इसके लिए आपको केंद्राधिपत्य दोष वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि किसको पर्याप्त लगेगा और किसको कम लगेगा। अब गुरु यहाँ है तो बहुत अच्छा कहेंगे भूमि भवन मकान आदि का सुख, वाहन आदि का सुख, मातृपक्ष से लाभ, माता का प्रेम, माता को भी सुख, सिर्फ जातक को नहीं माता को भी सुख। काल पुरुष में नवमेश भी है, द्वादशेश भी है और इस पत्रिका में सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है। तो एक ही द्वादश स्थान जो यहाँ आता है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा और इसके रिजल्ट को कैसे समझेंगे ये बहुत स्पष्ट होगा जब हम एक्सरसाइज में ज़्यादा चलेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया यहाँ। तो अब यहाँ से दृष्टि देखिए अष्टम स्थान के ऊपर है, तो रिजल्ट तो अष्टम का सारा अच्छा करेगा। आयु में वृद्धि, अध्यात्म में रुचि, शास्त्रादि का ज्ञान लेना, गुप्त विद्याओं को जानना, गुप्त कलाओं में रुचि, और कर्म स्थान को देखेगा तो कार्य क्षेत्र में तरक्की, राज्य का सुख, अपने सीनियर या अधिकारी वगैरह से सहयोग। अब द्वादश को देखेगा तब तो यहां पे जो व्यय होगा वो अनुशासित व्यय होगा, सेवा के कार्यों में व्यय होगा। यहां स्वयं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे आप, हॉस्पिटल कोई गया तो उसकी मदद करने जाएंगे। अलग अलग चर्चाओं में अलग अलग बातें बताते हैं, समझिएगा, और सबको जब जोड़िए तो आप रिजल्ट को निकाल पाएंगे। कारावास में स्वयं नहीं जाते, लेकिन कारावास में हमको मिलने जाना पड़ता है या कारावास में रहे व्यक्तियों की मदद करनी पड़ती है।
क्योंकि इसकी दृष्टि है, उसी से संबंधित कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होगा। हमने कहा खर्च की अधिकता होगी, लेकिन वो खर्च नियमित खर्च होगा, अनुशासित खर्च होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहां से दशम को देखा, द्वादश को देखा और अष्टम को देखा। अब द्वादश से विदेश आदि की भी बात होती है। अब द्वादशेश, ये समझिएगा, लोग विदेश वाले में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे देखें और हम कितना बताएं, आप लोग पढ़ते रहिए, सब समझ में आ जाए। द्वादशेश चतुर्थ में है, काल पुरुष के हिसाब से समझिए, और नवमेश चतुर्थ में है। तो नवम, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, इसी के संबंध से तो विदेश की बात होती है। तो प्रत्यक्ष नहीं, यहां अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि जातक को विदेश का सुख भी प्राप्त हो सकता है। तो सरलता से ही समझिए। हमेशा कहा गया है कि शांति से समझिए और शब्दों का चयन अच्छा कीजिए और शब्दों की समझ अच्छी रखिए, तो फिर ज्योतिष आपको आ सकता है। हम कहेंगे क्रम से पाठ को पढ़िए, लाभ मिलेगा। और कोई परेशानी हो, किसी भी तरह से आपको परेशानी हो, तो आप संपर्क कर